हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि कल आपसे बात हुई थी, आज संडे को हम क्लास ले रहे हैं। मॉर्निंग के 11 बज चुके हैं। सभी बच्चे लाइव आ जाइए। जैसा कि मैंने आपको पिछले हफ्ते प्रॉमिस किया था कि इस वीक में आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। चैप्टर के दो ही क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। तो आज की इस वीडियो में हम इन दो क्वेश्चनों को पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं हम। ये जो दो क्वेश्चन है ये काफ़ी बड़े हैं, लेंथी है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। एक एक चीज़ को अच्छे से नोट करना। ठीक है, करें शुरू। देखिए, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघत एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बी डी और डी सी, बी डी और डी सी ये, जिसमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बी सी विभाजित है, की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ये बी डी की 8 सेंटीमीटर दी हुई है और सी डी की 6 सेंटीमीटर आकृति में दिखाया गया है। भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। ये ए बी भुजा और ये ए सी भुजा ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे। ध्यान से देखना, एक एक चीज को ध्यान से नोट करना आप। ठीक है, करें शुरू। ये मैं रफ कर देता हूँ। देखिए, ध्यान से देखते जाइए। देखिए, जो ये बी सी है ये एक स्पर्श रेखा हुई या नहीं, जिसका स्पर्श बिंदु डी है। ये एक ए बी तो एक इस वृत्त की स्पर्श रेखा है, जिसका स्पर्श बिंदु नहीं दिया हो, हम मान लेते हैं इसका स्पर्श बिंदु कोई ई है। ठीक है, एक ऐसा बिंदु जो सर्कल को टच कर रहा है। यहाँ पे भी एक स्पर्श बिंदु होगा, इसको हम एफ मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, एफ को और ओ को मिला देंगे। सॉरी, लाइन खींच देते हैं ओ से ई पे और ओ से एफ पे। ये हमने लाइन खींच दी। थोड़ी सी सही लाइन खींच देते। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब देखिए, एक चीज हमने पढ़ी थी थ्योरम 10.2। उस 10.2 थ्योरम में क्या कहता था, अगर सर्कल के बाहर कोई एक बिंदु है और इस बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो ये दोनों की दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है। यही कहती है वो थ्योरम। तो देखिए, इस थ्योरम का यूज हम इस में कैसे करेंगे। ये सी जो है बाह्य बिंदु है और ये सी डी और सी एफ स्पर्श रेखा हो गई। तो सी डी हमारे पास दे रखा 6 सेंटीमीटर, तो ये सी एफ भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर आएगा या नहीं। इसी प्रकार से बी बाह्य बिंदु है, तो बी डी 8 है, तो बी ई भी तो कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। हमें निकालना क्या है, ए बी की लंबाई और ए सी की लंबाई, ये हमें निकालना है। हमें तो नहीं पता ये कितना है। देखो ये कैसे आएगा, अगर मैं ए ई निकाल लूँ तो ए बी आ जाएगा और ए एफ निकाल लूँ तो ए सी आ जाएगा। अब देखिए, अब हम इसको सोल्व करते हैं, हल करते हैं इसका। हमने माना माना ए एफ इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। एक्स सेंटीमीटर मान लिया, ये दोनों एक्स मान लिया हमने। एक्स क्यों मान लिया भाई, ये तो पता है ना, दोनों एक्स ही क्यों होंगे। या रीजन लिख देना, बाय यूजिंग थ्योरम 10.2, या फिर पूरी स्टेटमेंट लिख देना थ्योरम की। क्लियर। अब यहीं से देखिए, यहीं से आपको सी एफ इज इक्वल टू है सी डी, और सी डी था हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और यहीं से आपके पास आया बी ई इज इक्वल टू बी डी, और ये है आपके पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक ट्रायंगल दी गई है, ये ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल ए बी सी में तीनों साइड हमें पता है नहीं। देखो, ए बी साइड कितनी हो जाएगी, ए बी, ए बी में ए बी कितनी हो गई, 6 जमा में एक्स सेंटीमीटर।
BC साइड कितनी हो गई, ये 8 और 6 14 सेंटीमीटर। और ए सॉरी ए भी जो है 8 होगी बेटा, ये थोड़ी सी हमने गलती कर दी है, ये ए बी साइड ये वाली है, ए बी साइड ये है ए बी, तो 8 जमा में एक्स होगा। और ए सी हो गया मेरे पास 6 प्लस एक्स सेंटीमीटर। तो देखिए तीनों भुजा हमें पता चल चुकी है, ए बी बी सी और ए सी। जब हमें तीनों ट्रायंगल की साइड पता है तो हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं नहीं। और उसका तरीका हीरोन्स का फॉर्मूला, तो हीरोन्स का सूत्र हम यूज करेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हम। एरिया क्यों निकाल रहे हैं बेटा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ अभी क्यों निकालते हैं, देखते रहना अभी तो। हीरोन के सूत्र द्वारा, देखो उसमें हम क्या निकालते थे, एस निकालते थे। एस क्या होता था, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यानी तीनों भुजाओं का योग बटे में टू। तीनों भुजा क्या है, पहली भुजा है एक्स, 8 जमा में एक्स, दूसरी भुजा है 14, तीसरी भुजा है 6 प्लस एक्स, और इस पूरे के बटे में 2। तो देखो ऐड करके कितना है, ये एक्स इज इक्वल टू आ गया 8, और 14 कितना हो गया 22, 22 और 6 28, 28 जमा में 2x बटे में 2। और इसको सोल्व करोगे तो ऊपर से 2 कॉमन आता है, ये बचेगा 14 प्लस एक्स बाई टू, 2 से 2 कट गया तो x आ गया मेरे पास 14 प्लस एक्स। ठीक है, तो s आ गया मेरे पास 14 प्लस s। और ट्रायंगल का क्षेत्रफल आ जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला हम यूज करेंगे, फिर यू वैल्यू पुट कर देंगे, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ए बी सी जो है इसकी भुजा है, पहली दूसरी तीसरी। ठीक है, अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं, सोल्व करें, करें आगे, चलिए करते हैं। ये मैं हटा देता हूँ। देखिए क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, इसके बाद लिख रहा हूँ मैं, अंडरूट था, एस अभी हमने निकाला है बेटा, 14 प्लस एक्स, एस निकाला है, इनटू में 14 प्लस एक्स माइनस ए कितना था 8 प्लस एक्स, दोनों माइनस के हो जाएंगे। फिर था 14 प्लस एक्स माइनस दूसरी साइड 14 थी, फिर इनटू में 14 प्लस एक्स माइनस में तीसरी साइड ये है ए सी, जो निकाला था हमने 6 प्लस एक्स, आगे माइनस का साइन है तो ये दोनों माइनस के हो गए। तो देखिए सोल्व करके हमारे पास क्या बचा, 14 प्लस एक्स, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स से एक्स कट गया, कितना रह गया भैया, 14 में से 8 गए, कितना रह गया 6। इसको मल्टीप्लाई लिख लेना भाई, इसको ब्रैकेट में कर लो आप बेशक, इसको ब्रैकेट में करा हमने, ये पेन चूज कर दिया हमने, ब्रैकेट में 14 में से 8 गए 6, गुणा में ये 14 से 14 कट गया, क्या बचा सिर्फ एक्स, यहाँ पे एक्स से एक्स कट गया, ये बचेगा 8। तो हमारे पास बचा यहाँ पे अंडरूट 8 6 48, 48x इंटू में 14 प्लस एक्स। तो ये आ गया ट्रायंगल का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या आ गया, ट्रायंगल का क्षेत्रफल आ गया, बड़ी ट्रायंगल का, ए बी सी का। क्लियर, क्लियर भाई, आगे चलिए अब, देखिए आगे चलते हैं, इस पूरे को मैं रफ कर देता हूँ, इसको भी मैं एक बार रफ कर देता हूँ, डायग्राम आपने नोट कर लिया होगा। देखिए इस डायग्राम को आप दोबारा से देखिए, ये ई था, ये एफ था, और यहाँ से ये ज्वाइन करा गया था।
अब ध्यान से देखिए, अगर ओ को सी से मैं ये मिला दूं डैश डैश, और ओ को बी से मिला दे ये डैश डैश, और ओ को ए से मिला दे, तो यहाँ पे तीन ट्रायंगल बनती है। देखो, एक ये नीचे वाली ओ सी बी, एक ये इस तरफ वाली ए ओ बी, और एक ये इस तरफ वाली ए ओ सी। ये तीन ट्रायंगल बन रही है। इन तीनों ट्रायंगल का हम यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है सेंटर से स्पर्श बिंदु पर खींची गई लाइन लंब होती है, हमें पता है ये। तो इन ट्रायंगल का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखो, त्रिभुज की त्रिज्या कितनी दे रखी थी, 4 सेंटीमीटर। तो डायग्राम में ध्यान से देखो, ओ डी बराबर ओ ई बराबर ओ एफ होगा या नहीं। ये चारों बराबर है, क्यों बराबर, तीनों बराबर है, क्यों है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, 4 सेंटीमीटर होगी ये। ठीक है। अब देखिए, तीनों ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल ए ओ बी का क्षेत्रफल। देखो, ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका एक और था हमारे पास, 1/2 गुणा में बेस इंटू हाइट, या हम कहे आधार गुणा ऊंचाई, हिंदी में लिख देते चलो, 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है। ए ओ बी का निकाल रहे हैं, 1/2 गुणा में आधार, देखो ए ओ बी ये वाली ट्रायंगल ली हमने, ए ओ बी ये वाली, तो इसमें आधार क्या है, ये ए बी आधार है, तो ए बी गुणा में ऊंचाई कितना है, ओ ई, वैल्यू पुट करो, 1/2 गुणा में ए बी कितना था भाई, ये 8, और ये एक्स था, तो ये हो गया x+8 ए बी, इंटू में ओ ई देखो कितना, 4 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर। 2 से ये कट गया, 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास 2 × x+8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये एरिया आ गया ए ओ बी का। ठीक है। कौन सी ट्रायंगल का, ए ओ बी ट्रायंगल का। अब दूसरी ट्रायंगल का निकालते हैं। ये जल्दी से लिख लो, फिर मैं रफ करता हूँ इसको। चलिए, इसको रफ कर देता हूँ मैं। ठीक है। अब ए ओ सी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ए ओ सी, इसमें भी सेम लिखेंगे, 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई, तो ये 1/2 गुणा में आधार, इस बार क्या है ए ओ सी में, आधार है ए सी, और ऊंचाई है ओ एफ। तो 1/2 ए सी है हमारे पास, ये देखो 6, और ये एक्स, तो ये आ गया x+6 इंटू में ओ एफ, ये था 4 सेंटीमीटर। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया हमारे पास 2 × x+6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये नोट करते जाना। ए ओ बी का भी हमने निकाला था, 2 × x+8 आया था, ए ओ सी का हमने निकाला 2 × x+6 आया है। ठीक है। ठीक है, चलो मैं ये साइड में लिख देता हूँ। एक आया था 2 × x+8, एक आया 2 × x+6, एक और निकालेंगे हम बी ओ सी का, इसको हम रख कर देते हैं, ये दोबारा लिखना पड़ेगा, इसको रफ कर देते हैं। तो त्रिभुज बी ओ सी का, आज हमारे पास बेटा टाइम ही टाइम है, क्योंकि आज संडे है, आपकी और क्लास होनी नहीं है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को हम आराम से ध्यान से समझेंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है। इज इक्वल टू 1/2, आधार देखो यहाँ पे क्या है, बी सी आधार है इस बार, इंटू में ऊंचाई वही 4 ही है, और ऊंचाई है यहाँ पे ओ डी, तो 1/2, बी सी कितना आया 8, ये 8 जमा में 6, 14 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, ये 2 से काट दो, 2 2 ज़ा 4, और ये आया 28 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो तीसरी ट्रायंगल का एरिया आ गया, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, यहाँ लिख देंगे हम, जिससे हमें याद रहे कि हमने क्या क्या एरिया निकाला था। ठीक है। तो तीसरी ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है। अब देखिए, हमने इन तीन छोटी ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया और बड़ी ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। तो इन तीन छोटी छोटी ट्रायंगल को जोड़ के क्या बड़ी ट्रायंगल का एरिया नहीं आ जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते कि भाई ट्रायंगल ए ओ बी, सॉरी, कि ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल जो है
ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा ट्रायंगल ए ओ बी का क्षेत्रफल। ये हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे थे। देखो इस पूरी लाइन को इंग्लिश में शॉर्ट में लिखते ए आर ए ओ बी, ठीक है। इसका मतलब एरिया इस ट्रायंगल का, तो हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। सॉरी बेटा, हल्की सी खांसी अभी भी है, तो थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लिया हमने। तो दिस इंप्लाइज एरिया, सॉरी, एरिया ऑफ बड़ी ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू होगा एरिया ए ओ बी जमा में एरिया ए ओ सी जमा में एरिया बी ओ सी, ठीक है। अब चारों हमें पता है। ए बी सी का एरिया हमने निकाला था, ये आया था हमारे पास, कितना आया था अभी पता है किसी को? ये आया था हमारे पास, लिखा होगा आपने, अंडरूट 48x इंटू में 14 प्लस एक्स, ये आया था, इज इक्वल टू ए ओ बी का हमने ये निकाला था 2 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस में ए ओ सी का हमने निकाला था 2 इंटू एक्स प्लस 6 सॉरी, और बी ओ सी का हमने निकाला था 28। तो इसको सोल्व करो, 2 से मल्टीप्लाई करा 2x प्लस 16, इसको 2 से करा 2x प्लस 12 प्लस 28, तो ऐड करो 2 प्लस 2x 4x प्लस में 28 और 16 कितना हो गया भाई? 42, ठीक है, 42 ही हुआ, ठीक है, 42 हो गया। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, देखो लिख सकते हैं किसी प्रकार से, 4 कॉमन लेके देखो, देखिए आगे कैसे करेंगे। इसको ऐड करके हमारे पास कितना आ रहा है? यही आ रहा है ना। अरे ये 12 भी तो रह गया बेटा, ये 12 भी रह गया, 42 और 12, ये आ जाएगा 56, थोड़ी सी गलती हो गई थी, ये 56 आ गया 56। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आता है, 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन x प्लस 14, तो ये आया हमारे पास अंडरूट 48x इंटू में 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे, एक लाइन लिखेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, ये अपने आप लिख लेना आप, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड में वर्क हो जाएगा, अंडरूट था ये 48x इंटू में 14 प्लस एक्स, इस पूरे का स्केयर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 14, इस पूरे का स्केयर, ठीक। नीचे रफ कर देते हैं हम, इस पूरे को ही रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इस स्केयर से ये स्केयर रूट कट गया, सिर्फ क्या बचा हमारे पास, 48x इंटू में 14 प्लस एक्स, और राइट हैंड साइड में क्या बचा, 4 का स्केयर 16, और ये x प्लस 14 का होल स्केयर। देखो ये x प्लस 14 का होल स्केयर है, ये x प्लस 14 है, दो पावर से ये एक पावर कट गई, तो यहाँ पे बचेगा 48x इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से देखो x कितना आया, ये बचा x प्लस 14, सोल्व करो अब इसको, तो यार 16x प्लस में 16 की मल्टीप्लाई कर दो भाई 14 से, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देखो, 16 की मल्टीप्लाई 14 से कर दो, देखो कितना आया, बताइए कितना आया। बताओ भाई, 16 चौके 64, 16 एकम 16, तो ये कितना, 2 2 4, 224 आ गया, ठीक है। और ये था 48x, एक्स एक्स को एक तरफ करो, 48x माइनस 16x इज इक्वल टू
224, ठीक है। या थोड़ा सा और सिंपल करना चाहते हैं यहाँ से, मल्टीप्लाई नहीं करनी है आपको तो मत करो, थोड़ा सा और सिंपल कर लेते। देखो ये इंटू में था, ये 4 से नहीं कट सकता, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 12x बचा, इज इक्वल टू ये बचा 4 × x + 14। तो इतनी लंबी चौड़ी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, तो ये बचा 12x इज इक्वल टू 4x, और 14 चौके 56, ठीक है। x एक तरफ कर लो, तो ये आ जाएगा यहाँ से 12x - 4x इज इक्वल टू 56, और ये बचा हमारे पास 8x इज इक्वल टू 56, और x आ जाएगा हमारे पास 56/8, 8 से कैंसिल करो, यह 7, तो x आ गया हमारे पास 7, ठीक है। देखो मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन गलत नहीं, ये क्वेश्चन जो है लंबे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा था, 20 मिनट लग गए, 21 मिनट लग गए इसमें। तो x आ गया मेरे पास 7, और हमें निकालना क्या है, ए बी और ए सी। तो रफ करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको रफ कर देता हूँ मैं। तो देखो ए बी मेरे पास आ गया, ए बी इज इक्वल टू, ए बी क्या था, 8 × एक्स हमने निकाल लिया, 8 × 7, ये आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए सी निकालना था, ए सी है 6 × x, यानी 6 × 7, ये आ गया 13 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 12। क्लियर भाई, क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर। आगे चलिए, अब करें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, लास्ट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, आज संडे आपका छुट्टी है, तो कोई और क्लास होनी नहीं है, तो क्वेश्चन को हम आराम से करेंगे, बिल्कुल आराम से, बेहतरीन तरीके से। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। इसमें क्या दिया गया है कि ए बी सी, पहले हम लिख लेते हैं दिया क्या गया, या डायग्राम ले ले, पहले डायग्राम ले लेते हैं। इसका डायग्राम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह होगा। मैं यहाँ देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम हमारे पास है, पहले ये रहा। इसको यहाँ पे अच्छे से फिट कर देते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। ये हमने फिट कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ये ए बी सी डी जो है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त के परिगत बनी त्रिभुज है। पहले हम लिखेंगे दिया गया है, चतुर्भुज है, सॉरी, दिया गया है। क्या दिया गया है देख लेते हैं, ए बी सी डी एक ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज है, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, ये देखना है आपको ध्यान से कि सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो ये पूछ क्या रहा है, स्टेटमेंट पे चलते हैं हम दोबारा से। त्रिभुज त्रिभुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण। देखो इस त्रिभुज की ए बी और डी सी आमने सामने की भुजा, इसका केंद्र कहीं पे ये ओ होगा, तो ये केंद्र से ये भुजा और ये सामने वाली भुजा, थोड़ा सा सही ले लेते हैं, जो ये कोण बना रहे हैं आमने सामने, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का सम 180 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है। यानी कि एंगल ए ओ बी जमा में एंगल सी ओ डी या डी ओ सी इज इक्वल टू है 180 डिग्री, ठीक है। या फिर हमें ये प्रूव करना है ये वाला कोण इस वाले कोण के इक्वल है, ठीक है। दोनों में से कोई एक भी प्रूव कर देंगे हम, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए किस प्रकार से हम इसको करने वाले हैं। अब करें सोल्व, करें चलिए। ये जो केंद्र था इसको ओ माना हुआ है बेटा, ए ओ लिख दिया मैंने, छोटा सा ओ। आगे चले, देखिए चलते हैं। अब केंद्र से क्या करना है हमें,
इसको पीछे कर देते बैक। केंद्र से हमें हर स्पर्श बिंदु पे एक लंब खींचना है। ये स्पर्श बिंदु पी था, इसको हटा देते हैं। ये स्पर्श बिंदु पी था, यहाँ से स्पर्श बिंदु ओ क्यू है, सॉरी, यहाँ से स्पर्श बिंदु आर है, और यहाँ से स्पर्श बिंदु, इसको दोबारा से ले लेते हैं, ये स्पर्श बिंदु एस है। काफ़ी टाइम आज तुम्हारे पास, इसलिए हम आराम से कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से समझना है अच्छे से। मैं एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा हूँ। ये जो एंगल बना हुआ, ये वाला 1, ये 2, ये वाला 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। आप ये देखिए सिद्ध क्या करना है, इसकी तरफ ध्यान रखिए। ये 8 एंगल बन गए सेंटर पर। अब 8 एंगल बने हैं और ट्रायंगल भी बन रही है। सी ओ क्यू, सी ओ आर, दो ट्रायंगल है। बी ओ क्यू, बी ओ पी, ये भी दो ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल्स का यूज करना है हमें, ठीक है। हमने देखो 10.2 थ्योरम करी थी, तो उस 10.2 थ्योरम में हमने क्या करा था, जब सर्कल के बाहर कोई बिंदु है तो उस पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, और स्पर्श रेखाएं को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल बनते हैं, उन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते थे, यानी कि सर्वांग सम। प्रमाण देखिए, अब प्रमाण एक को प्रूव करेंगे, बाकी को कह देंगे इसकी तरह। त्रिभुज सी ओ आर और त्रिभुज सी ओ क्यू में, देख लेना मैंने लिख दिया, ये वाली त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज में ध्यान से देखना क्या आएगा। ओ आर इज इक्वल टू है ओ क्यू, रीजन आएगा वृत्त की त्रिज्याएं, लिख देना आप, ये वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है। फिर क्या है, ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, क्यों है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, ठीक है। एक चीज़ और, ये लंब ढल रहा है ना बेटा, ये लंब है, तो ये वाले कोण कितने 90 डिग्री के होंगे। तो मैं इस एंगल का नाम लिख रहा हूँ, एंगल ओ आर सी इज इक्वल टू होगा एंगल ओ क्यू सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल सी ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ क्यू बाय आर एच एस सर्वांग समता नियम के द्वारा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट इक्वल, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल 2 बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी के द्वारा, ठीक है। इसी प्रकार से, इसी तरीके से हम लिख सकते हैं, इसी तरह जो ये नीचे की दो ट्रायंगल दी हुई है, ये वाली ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, ठीक है। और इन वाले ट्रायंगल में ए ओ पी में और ए ओ एस में एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, अलग अलग लाइन में लिख लेना। और इसी प्रकार से डी ओ एस में और डी ओ आर में एंगल 7 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 8, ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ। एक 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 3 4 के, सॉरी 4 5 के, 6 के, सॉरी सॉरी, एक 2 के बराबर आया, 3 4 के, 5 6 के, 7 8 के, क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब देखो, ये जितने भी कोण बने हुए हैं 1 से लेके 8 तक, ये केवल एक ही बिंदु O पर बने हुए हैं, तो ये सारे केंद्र कोण हैं। केंद्र कोण का सम कितना होता है, 360 डिग्री। अब एंगल 1 जमा में एंगल 2 जमा में एंगल 3 जमा में एंगल 4 जमा में एंगल 5 जमा में एंगल 6 जमा में एंगल 7 जमा में एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। रीजन लिख देना, इसका रीजन क्या है, केंद्र पर अंतरित कोण या केंद्र पर बने कोण,
ठीक है। अब देखो क्या होगा। हमने कहा, अभी करा था एक जो है दो के बराबर है, अभी करा था ना ये। तो क्या मैं एक एंगल को दो के बराबर नहीं कर सकता? या मैं दो की जगह एक नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ मैं। प्लस में तीन बराबर था मेरे चार के, तो मैं तीन की जगह चार लिख सकता हूँ। प्लस में पाँच बराबर था मेरे छः के, ठीक है, तो हम छः की जगह पाँच लिख सकते हैं। जो हमने पीछे चार केस लिए थे उसको समीकरण एक दो तीन चार ले लेना आप, और इसको हम लिख सकते हैं आठ जमा में आठ इज इक्वल टू 360। अब देखो ध्यान से, दो बार एंगल एक आ गया, दो बार एंगल चार आ गया, दो बार एंगल पाँच आ गया, दो बार एंगल आठ आ गया, इज इक्वल टू 360। यहाँ से सब में दो कॉमन आ गया, तो क्या बचा? एंगल एक जमा में एंगल चार जमा में एंगल पाँच जमा में एंगल आठ इज इक्वल टू 360। ये दो गुणा में है, उस तरफ जाके बटे में हो जाएगा, तो एंगल एक जमा में एंगल चार जमा में एंगल पाँच जमा में एंगल आठ इज इक्वल टू 360 डिग्री बटे दो, दो से काट दो, ये आया 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए जो हमने ये निकाला इसको बैलेंस करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको रफ कर देते हैं हम। देखो क्या है, एक और आठ को मिलाए अगर हम एक साथ रखें, एंगल एक जमा में एंगल आठ, इसको ब्रैकेट में रखो, फिर जमा में एंगल चार जमा में एंगल पाँच, इसको एक साथ कंबाइन करो, इज इक्वल टू 180। तो एंगल चार और पाँच मिलके देखो ये पूरा कोण बना रहे हैं, और इस कोण का नाम है ए ओ पी, एंगल ए ओ पी। और एक और आठ मिलके इस पूरे एंगल को बना रहे हैं, इसका नाम है एंगल सी ओ डी, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ही हमें प्रूफ करना था, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। वही क्लियर बात। तो आज जो है आपका चैप्टर नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है। हमने 10th क्लास के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। हमारे 3 चैप्टर रहते हैं अब, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14। अब हम जो है कल से यानी मंडे से चैप्टर नंबर 13 शुरू करेंगे, 4 एक्सरसाइज उसमें, ठीक है। कोशिश करेंगे कि उस वीक में यानी कि नेक्स्ट वीक में ये 13वां चैप्टर पूरा हो जाए, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन सकती है बेटा इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए टाइम के अकॉर्डिंग। जितने भी बच्चे आप यहाँ जुड़े हुए हो, अभी मैं लिंक भेज देता हूँ गूगल मीट का, आप जो है गूगल मीट पे ही मिलना मुझे, जितने भी बच्चे अभी जुड़े हुए हो, ठीक है। आपसे सैम्पल पेपर के बारे में बात करनी है मुझे, ठीक है बेटा। आज की वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू।